आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को जय हिंद। तो मैंने आपको एक पेपर दिया था जनवरी 2020 का, जिसमें उसके ए पोर्शन और बी पोर्शन को, ए सेक्शन और बी सेक्शन को सॉल्व करके दे दिया था। आज मैं आपका मैथ का सी पोर्शन सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2, 6, 8, 12 का एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। कह रहा है 2, 6, 8 और 12 का लघुत्तम समवर्तक निकालो। ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक से काम करें, ना कि उस तरह निकालें जैसे निकालते हैं मैथ में। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना है, 12। क्या बाकी सभी नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं? तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये आपका सही आंसर नहीं है। तो आप इसका पहाड़ा पढ़िए। 12 का पहाड़ा क्या हो जाएगा, 24। 24 ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, दैट इज आंसर। एक बार और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़े नंबर को देखो। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12 है। 12 से 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, इससे नहीं हो रहा। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 दूनी 24, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है आपका आंसर हुआ 24। ये आपका 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है ए क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एंगल्स ऑफ 100, 48, 92, फाइंड द फोर्थ एंगल। एक चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार की एक चतुर्भुज है, उसकी 4 कोण है। आप देख रहे हैं, एक कोने को एक कोण कहते हैं, एक एंगल कहते हैं। इसके चारों कोनों को यदि आप सम करेंगे तो 360 डिग्री होगा, 360 अंश। अब उसने 3 एंगल दे रखे हैं ऑलरेडी, 100 डिग्री, एक 48 डिग्री और एक 92 डिग्री। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 0, 9, 4, 13, 14, 240 डिग्री के ऑलरेडी 3 एंगल हो चुके हैं। और चारों का जोड़ 360 है, तो 240 इसमें से माइनस कर दो, 0, 2, 1, 120 डिग्री का आपका फोर्थ एंगल होगा। एक बार और देखो इसी क्वेश्चन को। भाई चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं, वो चतुर्भुज। त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ होता है 180 और चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। उसने 3 एंगल गिवन, 3 एंगल दिए हैं हमें, तो इन तीनों का ऐड कर लो। 100, 92 और 48 ये जोड़ कर आया 240 और 4 का जोड़ 360 है। तो 4 के जोड़ में से 3 एंगल का ऐसा माइनस कर दो तो आपके पास बचा 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए टीवी वॉज बॉट फॉर 10,000 एंड सोल्ड फॉर 9,000, टेक अवे द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कह रहा है टीवी मैंने 10,000 में खरीदा और 9,000 में उसे बेच दिया, लाभ या हानि परसेंट निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखा भाई उसने जो खरीद की है वो 10,000 रुपये की, जिसे हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रियामूल्य 10,000 में उसने ये खरीदा। बेच दिया उसने 9,000 में, जिसे हम एसपी कहते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य, उसने 9,000 में बेचा। सीधी सी बात है, 10,000 में खरीद के लाया, 9,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपये का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, जिसे कहते हैं हम हानि। अब कहता है लॉस परसेंट निकालना है, तो उसका फार्मूला है लॉस परसेंट आपने निकालना है, तो इसका फार्मूला है भाई आपका ये, परसेंट निकालना चाहते हैं, लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, जिसे क्रियामूल्य कहते हैं। तो लॉस आपके पास है भाई 1,000 रुपये और इंटू 100 फार्मूले का, और आपके पास क्रियामूल्य कितना है 10,000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो 10% क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, ना कि प्रॉफिट। एक बार और देखिए, आपसे कहता है कि भाई यहाँ पर 10,000 में मैंने कोई सामान खरीदा, तो ये उसका सीपी हुआ 10,000। कह रहा भाई मैंने इसे बेच दिया, एसपी होता है बेचना, 9,000 में, अर्थात क्रियामूल्य हुआ 10,000, विक्रय मूल्य हुआ 9,000, तो मुझे तो भाई लॉस हुआ, हानि हुई मुझे। और हानि कितने हुई, 1,000 रुपये की। तो हानि परसेंट निकालना है, और हानि परसेंट का फार्मूला होता है हानि गुना में 100 और बटे में क्रिय मूल्य, ये आपका सीपी। तो ये आपका हानि है 1,000 रुपये, गुना में 100 फार्मूले से, और क्रिय मूल्य है 10,000, 10,000 रुपये। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आया 10% लॉस हुआ उसे। क्वेश्चन नंबर 4, I can do any work, it can do any work in 10 days and B do the same work in 15 days, then in how many days will the work together। कह रहा है एक
किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को अकेला 15 दिन में पूरा कर देता है। कह रहा है दोनों काम पर लगा दिए जाएं तो काम एक साथ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसकी ट्रिक यूज करेंगे और वो ट्रिक ये है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर और प्लस में सेकंड नंबर। मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो जो भी नंबर आपके पास। पहला नंबर कितना है 10 और गुना में दूसरा नंबर कितना है 15, इन्हीं की दोनों नीचे ऐड कर दो। तो 10 और 15 कितने हो गए 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 6 दिन में। एक बार और देखिए, ट्रिक यूज करेंगे, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 10, दूसरी संख्या कितनी है 25 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी दूसरी है 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो आपका आंसर आया भाई 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, समबाहु अर्थात इक्विलेटरल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। यदि एक 12 है तो दूसरी भी 12 है और तीसरी भी 12 है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स होती है भुजा, तो 3 बटे में 4 गुना में 12 है और 12 को कितनी बार लिखना है 2 बार। 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो आंसर आया 12 36 √3। तो 36 √3 आपका पहला ऑप्शन हुआ। तो एक बार फिर देखते हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। फार्मूला निकलता है √3/4 ए स्क्वायर और √3 आपके पास फॉर्मूले से, 4 भी फॉर्मूले से और ए आपके पास कितनी है 12 और 12 को 2 बार लिखना है क्योंकि फार्मूले लिखा है 4 तिया 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, ये रूट है इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1 है। तो 36 एकम 36 √3, तो आपका आंसर हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स ऑफ 3000। 3000 रुपये 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। उसने 3000 रुपये किसी को उधार दे दिए, ये प्रिंसिपल है जिसे हम मूलधन कहते हैं। अब कहता है मैंने ये 2 व्यक्तियों को दिए, एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, एक को साधारण ब्याज पर दिए। जब ब्याज मेरे पास आया तो दोनों ब्याजों का डिफरेंस कितना है, तो इसकी ट्रिक यूज करता हूँ मैं, और वो ट्रिक ये है मूलधन ब्रैकेट में दर बटे में 100 और पावर 2, बस इतनी सी ट्रिक है। मूलधन आपके पास प्रिंसिपल जिसे कहते हैं 3000 रुपये है और दर आपके पास 10 है तो 2 बार लिखेंगे और नीचे 100 तो इसे भी 2 बार लिखेंगे। तो एक 100 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 30। एक बार फिर देखिए, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई दोनों ब्याजों का डिफरेंस निकाल। तो ट्रिक बताई मैंने आपको, मूलधन और गुना में दर और 2 बार लिखना है क्योंकि 2 वर्ष का है और उसके बाद 100 × 100, इस 100 से ये कैंसिल, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास आया 30। क्वेश्चन नंबर 7 If the side of a square is increased by 50%, then by what percentage will the area increase? कहता है एक वर्ग की भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है उसको वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है एक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी तो सभी भुजाओं में 50-50 की करेगा। कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या डिवाइड बाई 100। इस ट्रिक को जरूर नहीं कि आप वर्ग में लगाएं, किसी भी इस तरह का कोई फिगर उसमें लगा सकते हैं। तो पहली संख्या आपके पास कितनी है 50, दूसरी संख्या भी कितनी है 50 प्लस पहली गुना में दूसरी डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 ये दोनों कैंसिल, 50 5 पंजे 25, 50 और 50 100 और 25 125। तो आपका आंसर हुआ भाई सी। क्वेश्चन नंबर 8 The average weight of 24 students in a class is 40 kg. If the teacher's weight is include the average increase by 1 kg, what is the teacher's weight? कहता है 24 छात्र हैं और उनका औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना है।
तो आप देखें भाई इस बात को, यहाँ पर ये जो बात कहना चाह रहा है वो बात ये है कि जो अध्यापक की बात कर रहा है, ये जब अध्यापक आया तो हर किसी के वजन जो औसत था, मान लो हर किसी का वजन 40-40 किलो का था। जब अध्यापक आया तो 1-1 किलो सबके वेट, सबके वजन में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 40 किलो का अध्यापक तो था ही था। अब यदि वेट एवरेज बढ़ता घटता नहीं तो 40 किलो का ही रहता। लेकिन क्या हुआ, जब ये आया तो पहले 24 लड़के थे, अब अध्यापक सहित 25 मेंबर हो गए और हर किसी के वेट में 1-1 किलो बढ़ गया। तो ये 1-1 किलो कितनी जगह बढ़ा है? 25 जगह बढ़ा है। तो 25 जगह बढ़ा है तो 40 किलो तो सबका वजन है ही है, 25 और बढ़ गया है। तो जो अध्यापक आया ये 25 उसी की वजह से बढ़ा है। इसका मतलब है ये 65 किलो का अध्यापक था, ये 65 किलो का। एक बार फिर देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिक है ये डायरेक्ट करने की। भाई जब अध्यापक, अभी सबका वजन 40-40 किलो है, एवरेज का मतलब ये है कि सबका वजन मान लीजिए हमने 40-40 किलो के हैं, 24 छात्र हैं, सब 40-40 किलो के हैं। अब जैसे अध्यापक आया तो सबके वजन में 1-1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब यदि अध्यापक उन्हीं लड़कों के बराबर होता तो 40 किलो का अध्यापक रहता तो सबका वजन औसत वही रहता। तो इसका मतलब 40 किलो तो वो है ही है। अब अध्यापक के आने से 25 मेंबर हो गए, 24 तो पहले से अध्यापक और आ गया, सबके वजन में 1-1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब 25 जगह 1-1 किलो बढ़ा है तो 40 और 25 कितना हो गया? 65। तो अध्यापक जब आया तो वो 65 किलो का था, क्योंकि 40 तो उसने 25 में हिस्से में दे दिया और उसके बाद जो फालतू बचा 25 किलो वो सब 1-1 किलो सब में बढ़ गया। तो इस तरह आपका औसत हुआ, उस अध्यापक का वजन हुआ 65 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 125 का घनमूल निकालें। घनमूल ये होता है भाई, स्क्वायर रूट ये होता है और फोर्थ मूल ये होता है और फिफ्थ मूल ये होता है। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जिसको पूछे घनमूल को आप अंग्रेजी में क्यूब रूट कहते हैं और वर्गमूल को आप अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो घनमूल का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कह रहा है ऐसे, तो यहाँ जितना भी लिखा हो उतने ही फैक्टर कर दो, उनमें से एक ले लो, वही आंसर है। तो 125 का ये ऐसे लिखता तब भी वही मतलब था। तो 125 के आप टुकड़े करें 5 गुना में 5 गुना में 5, तो यहाँ कितना है? 3। तो 3-3 के पेयर बना दिए, तो इनमें से एक ले लेंगे तो आंसर कितना आया? 5। मान लीजिए यहाँ आपसे ऐसे कहता भाई 16 का फोर्थ रूट निकालो। तो आपने इसके टुकड़े करने, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना लिख रहा है? 4। तो अब आपने 4 ही फैक्टर करने पड़ेंगे और इनमें से एक लेंगे तो आपका आंसर कितना आया? 2। बात क्लियर हुई? तो जब भी आपसे कहे कि भाई क्यूब रूट निकालो तो 3 फैक्टर बनाओ, स्क्वायर रूट कहे तो 2 फैक्टर बनाओ और फोर्थ रूट कहे तो 4 फैक्टर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी गति प्रति मीटर प्रति सेकंड निकालो। तो कार की जो स्पीड है, स्पीड कहते हैं हम चाल को, रफ्तार को, गति को, इन सबको स्पीड कहते हैं। वो है अभी फ़िलहाल में 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर है, ये उसकी स्पीड है। अब कहता है स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आपके पास स्पीड 2 ही प्रकार की होती है, या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो आवर तो बड़े होते हैं और सेकंड छोटे होते हैं। तो ये छोटे और ये बड़े, आप इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे, उसे कहते हैं 5/80। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। जब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसे ऊपर लिखो, जब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसे ऊपर लिखो। छोटी चीज़ में कन्वर्ट करें तो छोटे नंबर को ऊपर लिखो, बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करें तो बड़े नंबर को ऊपर लिखो। अब यहाँ ध्यान से देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसकी गति प्रति मीटर सेकंड में निकालो। तो सेकंड तो छोटा होता है भाई, सेकंड छोटा होता है तो आपने छोटे नंबर को ऊपर रखना है। तो 36 गुना में 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे ऐसे ही इसे कह बैठता कि भाई कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालो। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर तो बड़ा होता है भाई, और बड़ा होता है तो मास्टर ने बताया था कि भाई बड़ी रकम को ऊपर और छोटी रकम को नीचे। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, अब आपकी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती। तो ये आपने जब भी स्पीड को, चाल को, रफ्तार को कन्वर्ट करो तो 5/18 का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ कैन
इज रिटन एज ए 51। अब कह रहा है ये जो कैन है इसको 51 में लिखा गया है किसी कोड लैंग्वेज में। व्हाट विल बी रिटन एज ए कम को कैसे लिखा जाएगा? कैन को 10 लिखा गया, कैन को किसी कोड भाषा में 10 नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैन को किसी कोड भाषा में 51 लिखा जाता है। तो कम को क्या लिखा जाएगा? तो आप यहाँ से ध्यान करें भाई, ये कैन है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ABCD के नंबर पता होने चाहिए। तो कैन का नंबर, सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है और एन का नंबर 14 होता है। आप इन्हें जोड़िए, 14 और 1 15 3 18 होते हैं। और ये कितना लिख रहा है? 51 लिख रहा है। तो इसमें कुछ गुना करें तो इसके आसपास पहुँचे, तो इसका मतलब है 18 तिया 54 होते हैं। तो ये क्या कितना रहा है? 51। इसका मतलब है इसमें से उसने 3 कम कर दिए, तो कितने बचे? 51। तो ये 3 नंबर ही हैं, तो इसे 3 से गुना किया है और 3 ही माइनस किया है। ध्यान से देखें फिर दोबारा से, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भाई कैन को 51 लिख रहा है, तो सी का नंबर है 3, ए का नंबर है 1 और एन का नंबर है 14। 14 1 15 3 18, और यहाँ लिख रहा है 51, हमारा एडिशन आ रहा है 18। तो हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, हमने देखा है 3 नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 18 तिया 54, और 3 ही फिर इसमें से क्या कर रहा है? माइनस। तो अब आपका आंसर आया 51। अब आपने वही करना है जो यहाँ किया है, उसके साथ अपने आंसर के साथ। तो उसने कहा भाई कम को, तो कम का नंबर 3 भाई, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है और ई का 5 होता है। इन सबको ऐड करो भाई, आपका 15 और 5 20, 20 और 10 30 और 3 33 और 3 36, ये आया भाई। और नंबर कितने हैं ये? 1 2 3 4, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो भाई। वहाँ 3 नंबर थे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 नंबर है तो 4 से करेंगे, 4 से 24, 4 से 12 और 2 14। वहाँ 3 नंबर थे, 3 माइनस किया, तो यहाँ 4 नंबर है तो 4 माइनस करो, तो आपका आंसर आया 140। तो ये आपका आंसर हुआ भाई बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसे, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। एक बार और देख लो, यहाँ लिख रहा है 3 1 4 14, 14 1 15 और 3 18, 18 आंसर आया। और यहाँ कितना है? 51। तो हम इसमें इतनी मल्टीप्लाई करें कि लगभग इसके करीब पहुँच जाए, 18 तिया 54। फिर हमने देखा यार 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 तिया 54 और ये कितना 51। तो इसका मतलब 3 नंबर ही इसमें से क्या कर रहा है? ये माइनस। तो बचे कितने? 51। वही काम यहाँ करेंगे, तो इनका एडिशन करेंगे हम। ये 3 है, ये 15 है और ये आपका 13 है और ये 5 है। इन सब का जोड़ करके, और इसमें कितने नंबर हैं? ये 4 नंबर हैं। इन्हें देखेंगे तो 15 5 20 30 और ये 36 हो गया। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और 4 ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो आपका आंसर आया 140। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 5:25 प्रपोर्शन 15:? 5:25 समानुपात 15:? भाई 5 का 25 लिख रहा है, तो आप इसमें 5 का स्क्वायर करें और 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये आपका 25, ये 26 है, यहाँ पर 25 नहीं है 26, तो ये 26 हो गया। अब आप 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और इसमें 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 226। तो आपका 226 ये बी आंसर होगा, यानी 6 है भाई, ध्यान रखना है। एक बार और देखते हैं, यहाँ लिख रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 1 तो कितना हुआ? 26, और यहाँ 15 का स्क्वायर प्लस में 1 तो कितना हुआ आपका? 15 15 225 और 1 226। तो आपका आंसर कितना हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्टेन कोड CET इज कॉल्ड DGW, देन व्हाट विल बी कॉल्ड OEB। एक निश्चित कोड में CET को DGW कहा जाता है, तो OEB को क्या कहा जाएगा? नंबर लिखिए, इस पर सीधा सीधा वही है, 3 लिखे, 5 और ये 20। यहाँ क्या लिखा है उसने? 4 और ये 7 और ये 23। यहाँ 5 का 4 लिख रहा है, 1 बढ़ा रहा है। यहाँ 3 का 4 लिख रहा है, 1 बढ़ा रहा है। 5 का 7 लिख रहा है, 2 बढ़ा रहा है। 20 का 23 लिख रहा है, 3 बढ़ा रहा है। तो पहले 1 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, वही तुम कर दो। ये 15 लिखा है, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 2 लिखा है। 15 में 1 बढ़ाएंगे 16, और 16 क्या होता है? P। तो P देखा हमने, कहा भाई ये रहा एक P। उसके बाद फिर हमने 2 बढ़ाने, तो 5 और 2 7, ये रहा भाई G। और फिर B में 3 बढ़ाने, 3 और 2 5, तो आपका आंसर आया भाई A। एक बार फिर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भाई 3, यहाँ 5 और यहाँ 20, यहाँ लिखा 4, यहाँ 7 और यहाँ 27। यहाँ 1 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 3 इंक्रीज कर रहा है। वही तुम करो, 15 5 और 2।
15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 और 16 होता है P, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 7 होता है G, और B में 3 जोड़ेंगे तो B 2 है, 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा E। तो PGE आपका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, just as the potato is related to the fruit of the mango relationship, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है, उसी प्रकार आलू किससे संबंधित है? तो भाई आम तो फल है और आलू आपका क्या है? तना, अर्थात स्टेम कहते हैं आलू को। जब आप आलू खा रहे होते हैं तो सब्जी नहीं खा रहे होते, आप तना खा रहे होते हैं आलू का, इसका मतलब सही आंसर आपका तना हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आखिरी क्वेश्चन है। Ram went east from his house. After walking some distance, he has started turning left. Which direction is the going? कहता है भाई यहाँ पर कहता है राम अपने घर से पूर्व की ओर गया, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब आप ध्यान से देखें, ये आपसे कहना चाह रहा है कि भाई राम यहाँ से एक लैंडमार्क कर दो ऐसे, ये आपका नॉर्थ हो गया जिसे उत्तर कहते हैं, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अर्थात ये उत्तर है, ये दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। कहता है राम अपने घर से पूर्व दिशा, ये मान लीजिए उसका घर है, पूर्व दिशा में जा रहा है तो इधर पूर्व है भाई, पूर्व दिशा में गया। उसके बाद कहता है वह अपने बाएं, बाएं होता है उल्टा हाथ भाई, तो बाएं ओर मुड़ा और बाएं ओर पूर्व की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़कर चलने लगा। वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब कौन सी दिशा है भाई? ये ऊपर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो आपका सही आंसर हुआ C। तो दोस्तों यहाँ आपका ये पेपर समाप्त होता है। आप इसे कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करें, क्वेश्चनों को बार बार देखकर सॉल्व करें, और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। जय हिंद।